हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग डिस्कस करेंगे 28 नवंबर 2005 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग आज 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आईएमएफ असेसमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो आईएमएफ का क्या स्टेटमेंट है, क्या असेसमेंट है इंडिया के नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो जीएस पेपर 3 में काम आएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है टैक्स रैम्प्स स्कीम, ये नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए आप हाईली हाईली इंपॉर्टेंट मानिए। थर्ड इज ऑरा मिन ओ, ये भी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए आप हाईली हाईली इंपॉर्टेंट इसको मानिए। मेंस में जीएस पेपर 3, मेंस में ये जीएस पेपर 2 में काम आएगा। एंड फोर्थ इज नेव आर्ट ऑफ कोवाकिया, ये भी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए आप हाईली इंपॉर्टेंट इसको मानिए। और जो भी आप कीवर्ड सीखते हो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, क्योंकि जितना कीवर्ड्स आप स्टोर कर पाओगे, लिख पाओगे, समझ पाओगे, याद रख पाओगे, वही कीवर्ड्स आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे जब नेक्स्ट ईयर आप मेंस। तो जब आप डीसीए देखते हो तो मेक श्योर कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी होती रहे, मेक श्योर आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी होती रहे, और साथ साथ में जिन लोगों को इंटरव्यू देना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती रहे। यूपीएससी के इंटरव्यू ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, आप में से काफी लोगों ने क्लियर किया हुआ है मेंस, और आप 4-5 लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो रेगुलरली डीसीए देखते रहते हैं, आप देखते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं ये आपके इंटरव्यू का पार्ट बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, आईएमएफ असेसमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। आईएमएफ का क्या असेसमेंट। पहले आईएमएफ का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, अभी तक काफी सुन लिया होगा। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में 1945 में क्रिएट किया गया। अब आईएमएफ ये बोलता है, आईएमएफ ने इंडिया का नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स देखा और बोलता है कि इंडिया के पास हम लोग जो भी जीडीपी पब्लिश करते हैं, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड पब्लिश करते हैं, जो भी इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग देते हैं जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, ये जो भी डेटाज हम लोग देते हैं, ये डेटा देने का जो तरीका है हमारा वो ओल्ड है, वो डेटा हमारे आउटडेटेड है, वो डेटा हमारा फ्लॉड है, वो डेटा हमारा बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब जो भी हमारा जीडीपी है, जीवी है, इन्फ्लेशन मैट्रिक्सेस हैं, उनका बहुत अच्छा कोई रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। कोई बहुत अच्छा रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। ये किसका बोलना है? आईएमएफ का बोलना है। इसीलिए आईएमएफ ने हमें ए ग्रेड नहीं दिया, आईएमएफ ने हमें बी ग्रेड भी नहीं दिया, आईएमएफ ने हमें सी ग्रेड दिया, जस्ट पास वाला ग्रेड दिया। डी में तो समझो कि हम फेल ही हो जाते। आईएमएफ 4 ग्रेड में बांटती है जो भी अलग अलग कंट्री के नेशनल अकाउंट्स को, और उसमें ए ग्रेड अच्छा होगा ऑब्वियसली, बी उसके बाद होगा, सी उसके बाद होगा, डी। इंडिया को कौन सा ग्रेड दिया है आईएमएफ ने? इस बार सी ग्रेड दिया है। तो इन इट्स एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट, IMF has assigned a C grade to India's national account statistics. This is the second lowest rating on their scale ABCD, indicating that data shortcomings somewhat hamper surveillance. डेटा शॉर्टकमिंग से क्या हैम्पर होता है? सर्विलेंस हैम्पर होता है। ग्रेडिंग स्केल क्या है? ए में डेटा एडिक्वेट है, बी में डेटा में कुछ शॉर्टकमिंग्स है, सी में डेटा है शॉर्टकमिंग्स दैट हैम्पर सर्विलेंस। तो सी वाला जो है कंसर्निंग है, डी में डेटा डेफिशिएंसी है, सीरियस डेफिशिएंसीज है। तो चलो डी कैटेगरी में तो नहीं रखा, हम तो इंडियंस इससे ही खुश हो जाएंगे। आईएमएफ आर्टिकल 4 कंसल्टेशन का मैंडेट क्या है? आर्टिकल 4 ऑफ द आईएमएफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, आईएमएफ होल्ड्स बायलैटरल डिस्कशन विद मेंबर्स। तो आईएमएफ का मेंबर इंडिया भी है, इंडिया के साथ बायलैटरल डिस्कशन और बाकी कंट्रीज के साथ बायलैटरल डिस्कशन एवरी ईयर आईएमएफ करता है। कंट्रीज का इकोनॉमी का हेल्थ चेक करता है कि किस कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, और हेल्थ कैसे चेक होगा? कंट्री का डेटा से। अब डेटा जो है, डेटा के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, फिस्कल स्टेबिलिटी डिसाइड होगा, और डेटा इंटीग्रिटी। तो जब इस बार इंडिया का रिपोर्ट कार्ड देखा गया आईएमएफ ने, तो नेशनल जो अकाउंट्स हैं, जीडीपी, जीवी है, इसमें हमें ग्रेड सी दिया। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे कि इन्फ्लेशन निकलता है, इन्फ्लेशन कितना है, इसमें हमें ग्रेड बी दिया। बी इसलिए दिया क्योंकि हर मंथ बाय मंथ हम लोग क्या निकालते हैं? सीपीआई निकालते हैं।
और सी क्यों दिया, नेशनल अकाउंट्स में हमें सी मिला, ठीक है। यहाँ पे अ सी ग्रेड implies that available data has shortcomings that somewhat hamper surveillance। ये जो हाईलाइटेड कीवर्ड है इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसी चीजें आती हैं। That somewhat hamper surveillance, एग्जैक्ट कीवर्ड उठा के ही यूपीएससी एपीएससी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओवरऑल डेटा क्वालिटी में हमें बी मिला, ठीक है, बट यहाँ नेशनल अकाउंट्स में हमें सी मिला, मतलब जीडीपी जीवीए का डेटा हमारे बहुत अच्छे नहीं है। अब क्यों मिला, क्योंकि जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, आपको पता है रियल जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पुराने साल का बेस यूज करते हैं। तो बेस हमारा पुराना हो चुका है, 2012 11-12 का बेस यूज करते हैं। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसके बाद कोविड आ गया, बहुत सारी रियलिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई। दूसरा, हम डिफ्लेटर प्रॉब्लम की बात करते हैं। द यूज ऑफ डब्ल्यूपीआई एज ए डिफ्लेटर इज प्रॉब्लमेटिक। डब्ल्यूपीआई को हम डिफ्लेटर की तरह यूज करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर की तरह, वो प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज इट ट्रैक्स गुड्स प्राइजेस। तो होलसेल में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, गुड्स की। होलसेल में सर्विस की बात तो करते नहीं है कि एक साथ 100 पेशेंट ले गए, इनको इलाज कराना है, ऐसा तो होता नहीं है। सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्विसेज में हम होलसेल की बात नहीं करते। होलसेल प्राइस इंडेक्स इसलिए सिर्फ गुड्स से बनता है। तो इसीलिए आईएमएफ रेकमेंड्स शिफ्टिंग टू अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आईएमएफ बोलता है कि डब्ल्यूपीआई की जगह हम किस पे शिफ्ट हो जाएं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स एट द फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट से जैसे ही निकला, है ना, प्रोड्यूसर, जैसे आपकी जूते की कंपनी है, जूते का मैन्युफैक्चरिंग है, जूता जैसे ही आपके गेट से निकला उस समय जो प्राइस है उसको क्या बोलोगे, पर उससे जो इंडेक्स निकलेगा वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा। लैक ऑफ सीजनल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली डेटा में सीजनल एडजस्टमेंट इतना नहीं किया जाता है जिससे कि कंपैरिजन डिफिकल्ट होता है। ये सब, इन सब वजहों से सी ग्रेड में हमें रखा गया है। गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम बेस ईयर जल्दी रिवीजन करने वाले हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के क्लासेस में बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी वर्क कर रही है कि 2026 में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जीडीपी का जो बेस ईयर हम पुराना यूज कर रहे हैं 2011-12, वो चेंज करके 2022-23 कर लिया जाए। दिस विल कैप्चर द मॉडर्न इकोनॉमी बेटर। इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज अ वर्किंग ग्रुप डेवलपिंग द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखो, ऐसे समझ समझ के पढ़ना होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे अगर हम समझ समझ के पढ़ेंगे तो हमें एक्चुअली पता रहेगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ठीक है। तो पीपीआई जब आएगा तो उससे डब्ल्यूपीआई वगैरह को रिप्लेस किया जा सकेगा। डिजिटल डेटा इंटीग्रेटिंग जीएसटी नेटवर्क डेटा कैन हेल्प मैप द इनफॉर्मल सेक्टर एंड रिड्यूस डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। चलिए अब टॉपिक नंबर 2 में आते हैं। तो पहला वाला टॉपिक थोड़ा टेक्निकल था जिसमें समझना थोड़ा ज्यादा था। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े फैक्चुअल टाइप के हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा है। टैक्स रैम्प्स, ये टेक्सटाइल रिलेटेड स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आने वाली है ना। टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप, टैक्स रैम्प्स। टैक्स रैम्प का यहाँ पे देखो फुल फॉर्म आपको नहीं भी याद रहे बट फिर भी आप पढ़ के रखो, टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च। टैक्स मतलब टेक्सटाइल, है ना, फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट, ठीक है। आर फॉर क्या हो गया, रिसर्च, ए फॉर क्या हो गया, असेसमेंट, एम फॉर क्या हो गया, मॉनिटरिंग, पी फॉर क्या हो गया, प्लानिंग, एन एस फॉर क्या हो गया, स्टार्टअप। रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग स्टार्टअप स्कीम, ठीक है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 305 करोड़ का आउटले लेके आई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करना है, थोड़ी ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कपड़े का मिल लगाना है, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। खुद थोड़ी कपड़े बनाने हैं, खुद थोड़ी रेमंड्स बन जाना है, नहीं बनना है। टेक्सटाइल सेक्टर को क्या करना है, प्रमोट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो उसके लिए 305 करोड़ काफी है जो अगले आने वाले 5 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करने वाली, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है। तो ऐसे स्कीम्स को हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आई रिपीट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जहाँ 100% फंडिंग कौन करता है, सेंट्रल। दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर को कितना खर्च करना होता है और स्टेट को कितना खर्च करना होता है, और उसमें भी खासकर अगर बात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कितना परसेंट खर्च करना होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।
और साथ-साथ आगे जो एमसीक्यूज़ करेंगे वो भी बताइएगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इस स्कीम का 5 ईयर होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फ्यूचर प्रूफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय इंटीग्रेटिंग रिसर्च, डेटा, इनोवेशन ये सब इंटीग्रेट करके इंडिया की जो अपकमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो फ्यूचर प्रूफ बनाना है। फ्यूचर में लोग जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट होगी, वैसा हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वैसा बन जाए। और 5 साल जो होगा वो फाइनेंस कमीशन के साइकिल से अलाइन होगा। फाइनेंस कमीशन मतलब जो पैसा 5-5 साल में एलोकेट करती है, उसके हिसाब से। अब इसमें क्या करने वाली है गवर्नमेंट? रिसर्च करने वाली है, स्मार्ट टेक्सटाइल पे फोकस करने वाली है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस करने वाली है, इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी घटाने वाली है, डेटा के हिसाब से काम करने वाली है, इंडिया की पूरी स्टडी के हिसाब से काम करने वाली है, वेस्टेज को कम किया जाएगा, सप्लाई चेन को मैप किया जाएगा, स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, स्मार्ट फैब्रिक्स, ब्रांडेड अपैरल बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, ये सारा काम किया जाएगा। तो ये सारा कोर कंपोनेंट है। ये जो पेज होता है ना, ये पेज, इसी पेज से ये जो देख रहे हो इस साल यूपीएससी में जैसे हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम किए थे, जैसे ही हमने डीसी में बहुत सारे स्कीम किए थे, उसका पेजेस मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया था और सिर्फ इन पेजेस से, पेजेस आप पढ़ के जाते हो तो यही फोकस एरिया से डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीएससी पूछती है। तो ये अगर आपको पॉइंट्स याद करने हैं तो फटाफट यहाँ से याद कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सटाइल सेक्टर का? टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 2.3% कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है और 45 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयड है। इनडायरेक्टली तो और ज्यादा हो जाएंगे, डायरेक्टली है ना, सूरत में चले जाओ, अहमदाबाद में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, कोलकाता में चले जाओ, पटना में चले जाओ, कानपुर में चले जाओ, जहाँ पे टेक्सटाइल बनता है वहाँ पे, लुधियाना में चले जाओ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। मेजर फॉरेक्स अर्नर है, एक्सपोर्ट काफी होता है, बट बांग्लादेश से काफी टफ कंपटीशन हमें लगातार मिल रहा है लास्ट कुछ सालों से, बांग्लादेश से और वियतनाम से, ठीक है, व्हिच हैव जीरो ड्यूटी। बांग्लादेश के प्रोडक्ट जब जाते हैं यूरोपियन यूनियन में तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि बांग्लादेश किस में आता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता है। अभी हम लोग किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल। द ग्लोबल मार्केट इज शिफ्टिंग टुवर्ड टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब जो मेडिकल सेक्टर में यूज होने वाला सैनिटरी नैपकिन्स और भी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लेदर सीट है ना, ठीक है, सीट्स वगैरह, सीट कवर वगैरह हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। एंड दिस स्कीम एम्स टू कैप्चर द हाई वैल्यू मार्केट। ये स्कीम का काम क्या है? हाई वैल्यू मार्केट को कैप्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया का जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज 13 है, वियतनाम का 26 है। हमें हमारा परसेंटेज बढ़ नहीं रहा। देखो ना, यहाँ पे इंडिया और वियतनाम, वियतनाम इतना सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, $430 बिलियन का एक्सपोर्ट करके बैठा है, हम सिर्फ $428 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्कीम की जरूरत क्यों है? एक स्कीम की जरूरत ये है क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ डेटा मिल नहीं रहा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इनोवेशन स्टैग्नेंट हो गया है, टेक्निकल टेक्सटाइल हम बना नहीं रहे हैं, हाई वैल्यू एडिशन हम कर नहीं रहे हैं, पुराने तरीकों से जो कपड़े बन रहे हैं वही खादी वादी पे हम लोग चल रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है, टू सॉल्व अ मेजर कंज्यूमर पेन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप किसी लोकल ब्रांड्स में खरीदो तो हर का एल साइज, एक्सएल साइज, किसी का फिट आएगा, किसी का नहीं आएगा, तो स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टैंडर्ड इंडियन साइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑरा माइन ओ, देखो ऑरा माइन ओ क्या है? एक केमिकल है, केमिकल है, ठीक है, एक डाई है केमिकल, जिससे कि आप फूड को कलर कर सकते हो, फूड को कलर कर सकते हो, येलो कलर का होता है ये। तो येलो कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइफ से रिलेटेड। तो येलो कलर का होता है, तो देखो ये जो येलो कलर की जो पल्सेज होती हैं, मूंग दाल हो गया है ना, जो छिलका उतरा हुआ मूंग दाल, उसके अलावा अरहर, तुअर दाल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये दो, और चने की दाल हो गया, तीन। ये तीनों दाल जो होते हैं ये क्या होते हैं? येलो इन कलर होते हैं। अब येलो दाल को क्या किया जाता है? इससे कलर किया जाता है, उसको पॉलिश्ड दाल बोलता है। जहां भी आपको पॉलिश्ड दाल मिलेगा, पॉलिश्ड दाल जो होगा वो सस्ता होगा अनपॉलिश्ड से। तो हमेशा और हमेशा अनपॉलिश्ड दाल ही खरीदना, अनपॉलिश्ड पल्सेस ही खरीदना, कभी भी आप पॉलिश्ड दाल नहीं खरीदना, अनपॉलिश्ड खरीदना। जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन का कमी होता है, पॉलिश्ड चमचमाता हुआ दाल लेके आ जाता है। तो ऐसा नहीं हर चीज में ओरामाइन ओ मिला हुआ है, बट पॉलिश्ड दाल में केमिकल ही मिला हुआ है और वो आपके हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है ऊपर लेयर के वो निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये डाई जो है एक तो यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके अलावा आप जलेबी वलेबी खाते हो वहां पे भी यूज काफी हद तक हो रहा है, ठीक है। ये जलेबी, लड्डू लड्डू खाते हो, है ना, टर्मरिक जो है, येलो येलो वाले चीजों में काफी यूज हो रहा है। और अमाइन एक केमिकल है, डायरा मिथेन डाई इसका नाम होता है, ऑर्गेनिक।
ठीक है। लेजिटिमेट यूज, इट इज प्राइमरली यूज एन इंडस्ट्रियल डाई फॉर कलरिंग पेपर, लेदर और टेक्सटाइल। कपड़ा कलर करने में जो यूज हो रहा है वो फूड कलर करने में हो रहा है। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन बॉल पॉइंट पेन इंक। फूड एडल्ट्रेंट है, येलो कलर लाने के लिए, चीपर है, जो नॉर्मल फूड कलर होता है उससे सस्ता होता है। तो बैंड क्यों है? ये कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब इसको खाने से कैंसर हो सकता है, लीवर किडनी सब डैमेज हो सकता है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस अथॉरिटी ने इसको बैन किया हुआ है। इसको काफी पहले से ही इसको बैन किया हुआ है कि फूड वगैरह में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये है आपका कार्सिनोजेनिक। ठीक। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। ओरामाइन ओ, ओरामाइन ओ डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेव आर्ट ऑफ कोबाकिया, कोवा सीसा। नेव आर्ट ऑफ कोवा सीसा क्या है? नेव मतलब, नेव किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे को या फिर एकदम नौसिखिए को, जिसमें समझ नहीं है, जो अभी सीखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपरेशन करने आए, है ना, आरंभ बैच में आपने एडमिशन ले लिया या संकल्प बैच में आपने एडमिशन ले लिया, तो आप आके बोल सकते हो सर मुझे कुछ नहीं आता, आई एम कम्प्लीटली नई। ठीक है, आप मुझे सिखाइए। तो नेइव आर्ट जो होता है वो नेइव आर्ट ऑफ कोवा सीसा। तो नेइव आर्ट ऑफ कोवा सीसा प्लेस है। नेइव आर्ट मतलब एकदम ऐसा बच्चों वाला आर्ट, है ना, जिसपे पेंटिंग 2D पेंटिंग की जा रही है। उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में डाला है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। स्लोवाक माइनॉरिटी जो सर्बिया में रहती है वो ये सब पेंटिंग करती है। देखो ये पेंटिंग जो दिख रहा है यही है नेइव आर्ट ऑफ कोवा सीसा। नेव आर्ट क्या है? नेव आर्ट इज अ जॉनर ऑफ विजुअल आर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट हु लैक फॉर्मल एकेडमिक ट्रेनिंग, इज ऑफन कॉल्ड एट इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्ट पे आर्ट होता है ये। वैसा ही इंडिया में मधुबनी आर्ट और वर्ली आर्ट जो है कुछ कुछ इन नेव आर्ट के तरीके से मिलते जुलते हैं। के पास परसेप्टिव नहीं होता है, 2D अपीयरेंस में ये लोग काम करते हैं, वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स यूज करते हैं, एनाटॉमिकल फ्रीडम है ना, ये एनिमल का साइज बड़ा छोटा अपने हिसाब से ये लोग बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल फ्रीडम बोलते हैं। कोवाकी का स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है? ठीक है, बनाट रीजन सर्बिया में है। सर्बिया दोनोबे रिवर के बगल में ये रहा बनाट रिवर, सर्बिया। ठीक है। आप कंट्रीज देखोगे तो रोमानिया के नीचे, हंगरी के नीचे ये कंट्री जो आ रही है वो कौन सी है? सर्बिया। सर्बिया में रिवर क्या है? एरिया क्या है? बनाट। ठीक है। वहां पे ये सब हो रहा है 1930 से ये पूरा इवॉल्व हो रहा है। इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को बचाने के लिए, उनके आर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने इनको रिकॉग्निशन दिया है। ठीक है। आर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी कम्युनिटी को प्रिजर्व करने। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देती है ओरल ट्रेडिशंस को, आर्ट्स को, सोशल प्रैक्टिसेस को, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को एंड क्राफ्टमैन। ये क्या है? ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जैसा है। ओरल ट्रेडिशन क्या है? ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज ए व्हीकल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओरल ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, रामलीला वगैरह, आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा जैसे मनाया जाता है इंडिया में, गरबा मनाया जाता है। ठीक है। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, नॉलेज जैसे एक दूसरे से शेयर होता है, कुंभ मेला वगैरह हो गया। क्राफ्टमैनशिप जैसे इंडिया में ठठेरा कम्युनिटी है। तो ऐसे करके इंडिया में 15 एलिमेंट्स को अभी तक यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो टैग है वो मिल चुका है। ठीक है। अब इसके बाद जो है बिहार की जो छठ पूजा है उसको इंडिया ने नॉमिनेट करवाया है कि यूनेस्को उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दे। और आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, आसाम गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट से कि बिहू को भी जो बिहू डांस है या बिहू फेस्टिवल जैसे ऑर्गेनाइज होता है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया जाए। ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया। 3 ऑप्शन पढ़िए, 3 स्टेटमेंट, ऑप्शन पढ़िए, पॉज करिए, कमेंट में आंसर बताइए। सेकंड, टैक्स रैम्प्स, पॉज करिए, आंसर बताइए। थर्ड, ओरामाइन ओ, पॉज करिए, आंसर बताइए। ठीक है। फोर्थ, नई बात, पॉज करिए, आंसर बताइए। तो ये रहे आपके लास्ट दिन के आंसर्स। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।